New chapter of your syllabus, that is alternating current. Alternating current. Till today, whatever concepts you have studied in physics till now, from starting from right from 10 to 12 over here, that was including magnetic effect of electric current. All those things were taken or understood taking into consideration the direct part of current. मतलब वहां पर करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही होती थी, ठीक है। कांस्टेंट करंट की वैल्यू होती थी, ना ही करंट का डायरेक्शन चेंज होता था, ना ही करंट की इंटेंसिटी कम होती थी, ठीक है। बट जो करंट हमारे घर पर आता है, जिसमें एट प्रेजेंट आप लोग जिसमें से चार्ज करके अपनी बैटरी से आप वीडियो देख रहे हो, या लाइट चल रहा है, या पंखे एक्सेट्रा है, दोस आर नॉट डायरेक्ट करंट. The source of direct current is a battery or a cell which gives the EMF, but the source of an alternating current can never be a battery, and battery or a cell can never give you alternating current. There are not many advantages of alternating current, that is why it is used so widely. You cannot think of the direct current to be transferred from one state to another for giving you electricity at your home. That current can only be alternating current. All the devices working in your home are running on alternate, which are designed, they are already been designed to run on alternating current. वो सभी चीजें alternating current पर ही चलने के लिए बनी है. इस पंखे में आप बैटरी लगा के सोचोगे कि वो चलता है, नहीं चलेगा, ठीक है, उसके लिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ मोटर चाहिए होता है. तो नाउ टॉकिंग अबाउट अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, इस चैप्टर में हमको उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है. उसमें एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं. जब हम डायरेक्ट करंट की बात करते हैं तो उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते थे. भले वो बल्ब हो, भले वो पंखा हो, भले वो ट्यूबलाइट हो, भले कुछ भी हो, वो सभी चीजों को हम रेजिस्टर बोलते थे. बट अल्टरनेटिंग करंट की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर तीन टाइप के बेसिकली कंपोनेंट्स आते हैं. वो तीन कंपोनेंट्स को हम लोग पहले भी सुन चुके हैं. सबसे पहला चीज रेजिस्टेंस तो होता ही है. दूसरा चीज एक इंडक्टर होता है. इंडक्टर मतलब क्या, एक कॉइल, एक सॉलिनॉइड छोटा सा. तीसरा होता है कैपेसिटर, ठीक है. इन सभी का इफेक्ट अल्टरनेटिंग करंट क्या इफेक्ट करता है, उनको क्या प्रोड्यूस करता है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है. नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि डायरेक्ट और क्या बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट में क्या फर्क है, ठीक है. अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं एक डायरेक्ट करंट का ग्राफ और एक अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इंटेंसिटी, तो डायरेक्ट करंट का ग्राफ ऐसा जाएगा स्ट्रेट, नो वेरिएशन एट ऑल. डायरेक्ट द ग्राफ ऑफ a direct current will be a parallel line with respect to time, okay. But the graph of a alternating current wouldn't be a same, मतलब उसकी इंटेंसिटी बराबर नहीं होगी. वो एक मीन वैल्यू के अबाउट, सपोज ये मेरा मीन वैल्यू है इसका इंटेंसिटी ऑफ करंट का, वो एक मीन वैल्यू के अबाउट ऑसिलेट करती चली जाएगी और वो इक्वल टाइम्स में होगा. मतलब ये जो ऑसिलेशन है कभी बड़ा कभी छोटा नहीं होगा. मींस इट वोंट टेक, वो कभी कम टाइम कभी ज्यादा टाइम नहीं लेगा एक कंप्लीट साइकिल को करने के लिए. अब यहाँ पर साइकिल का मतलब क्या होता है, यहाँ से देखो, सपोज ये जो करंट की वैल्यू है, ठीक है, वो क्या हो रही है, यहाँ पर मीन वैल्यू के अबाउट पहले बढ़ रही है धीरे धीरे, ठीक है. बढ़ते हुए मैक्सिमम वैल्यू को पकड़ती है. मैक्सिमम वैल्यू को हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आई मैक्स बोलते हैं. उसके लिए एक्सप्रेशन भी डिराइव किया था. फिर वहां से फिर देखो कम हो रही है, फिर एक वैल्यू पर पहुंचता है, तो इसको सपोज हम बोलते हैं ये π/2 है और ये पाई है. फिर उसके बाद मीन वैल्यू से नीचे कम हो रही है, नीचे मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू को रीच करती है, देखो. तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव I0, और ये वाला वैल्यू क्या होगा, -I0, मतलब मैक्सिमम वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है. और उसके बाद फिर से एक कंप्लीट साइकिल 2π मतलब 360 कंप्लीट होने के बाद वापस वो अपने मीन वैल्यू को टच करता है, ठीक है. दिस कंप्लीट ऑसिलेशन मतलब एक मीन वैल्यू से दूसरा मैक्सिमम वैल्यू, फिर मीन वैल्यू से होते हुए मीन वैल्यू मतलब एक एवरेज वैल्यू जिसके अबाउट वो ऑसिलेट हो रहा है, और नेगेटिव वैल्यू से होकर के वापस एक मीन वैल्यू पर पहुंचना एक कंप्लीट ऑसिलेशन कहलाता है. ऑसिलेशन मतलब एक पूरा इंसिडेंस, ठीक है. दिस इज कॉल्ड वन साइकिल. तो एक साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है. और उस ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं. फिर एक टर्म आता है फ्रीक्वेंसी करके. फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम और 1 सेकंड, ठीक है.
तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसके हिसाब से एक अल्टरनेटिंग करंट को डिस्क्राइब किया जाता है। डिस्क्राइब करने का मतलब उसकी वैल्यू, अगर आपको समझाना है कि एक अल्टरनेटिंग करंट की इंटेंसिटी क्या, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो कैसा करंट है, तो हमको दो चीजें बतानी पड़ती है। पहला चीज, वो कितने पोटेंशियल डिफरेंस पर आ रहा है आपके घर पे, मतलब वोल्टेज पीडी। दूसरा बताना पड़ता है उसकी फ्रीक्वेंसी। इंडिया में आपके घर पर जो भी करंट आ रहा है, ठीक है, और जितने भी अप्लायंसेस आपके घर पर चल रहे हैं, जो आपको सप्लाई हो रही है करंट, अल्टरनेटिंग करंट आपके पोल से, दैट ऑल आर डिजाइन्ड टू वर्क ऑन 220 वोल्ट एवरेज। 220 वोल्ट, ये 240 से 260 भी जा सकता है अपर वैल्यू में, उसको ऊपर खराब कर देगा, और 210 तक आगे पीछे चलता है, ठीक है। तो लोअर वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलता है। So basically they are all designed to work optimum on 220 volts, 220 वोल्ट पर चलने के लिए बने होते हैं। दूसरी चीज होती है उनकी फ्रीक्वेंसी। The frequency which you are getting at your home is 50 hertz exact in the unit of frequency। 50 हर्ट्ज का मतलब होता है, देखो एक फ्रीक्वेंसी मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन, और 50 हर्ट्ज मतलब 50 ऑसिलेशन कितने देर में, पर यूनिट टाइम ऑफ एसआई। एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड, ठीक है। तो एक सेकंड में वो कितनी बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, 50 बार, ठीक है, कंप्लीट ऑसिलेशंस कर रहा है। इसका मतलब डायरेक्शन कितनी बार चेंज कर रहा होगा, एक में कितने होंगे, 2, 100 बार डायरेक्शन चेंज कर, ठीक है। मींस इन नॉट 1 मिनट 1 सेकंड, इन 1 सेकंड इट इज ऑसिलेटिंग 15 टाइम्स कंप्लीट, ठीक है। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट कुछ समझ आया। हाँ भाई, तो यहाँ पर हमको जब हमने ग्राफ देखा तो ये देखा कि डायरेक्ट करंट की वैल्यू ना ही कम ज्यादा होती है, ना ही वो डायरेक्शन चेंज करती है। बट अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है, डायरेक्शन तो चेंज करता ही है, ठीक है, एज लॉन्ग एज वेल एज इट चेंजेस इट्स इंटेंसिटी, मतलब उसकी आई की वैल्यू भी चेंज होती है। तो टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन और द वैल्यू ऑफ ए करंट एट एनी टाइम, किसी टाइम पर मेरे को पता करना पड़ेगा करंट की वैल्यू कितनी है t के हिसाब से, मतलब with respect to time, after some time I have to find out the value of current. That value is known as instantaneous value of current and is given by the expression I is equal to I naught sin of omega t, where I naught is equal to E naught by R होता है, ठीक है, सेम डायरेक्टली फ्रॉम ओम्स लॉ। तो ये E naught की वैल्यू कितनी होती है हम देखेंगे। व्हाट इज E naught, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो उसका एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे, अभी डिराइव करेंगे, लास्ट चैप्टर में भी कर चुके थे। वंस अगेन फॉर दिस चैप्टर विल रिकॉल। तो क्या रखे हैं वहां पर, सिंपली एक कॉइल रखा हुआ है इन ए मैग्नेटिक फील्ड, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर V यूनिफॉर्म वैल्यू का, और उसके अंदर एक कॉइल रख दिया है हमने, ठीक है। दिस बॉर्डर लाइन कैन रिप्रेजेंट योर कॉइल। नाउ दिस कॉइल इज हैविंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ वी कैन से डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका डायरेक्शन कौन सा होता है, इस कॉइल के एरिया के परपेंडिकुलर, ये इसका डायरेक्शन है। दिस कैन इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर ऑफ दिस कॉइल। एरिया वेक्टर मतलब क्या होता है, एरिया वेक्टर इज द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू द एरिया ऑफ द कॉइल एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कॉइल। तो जब ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रहा है, तो इस एरिया वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। वो जो वैल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे, थीटा, ठीक है। That the angle between the area vector and the magnetic field is called as theta. So for different values of theta, since the theta is changing, और हमको ये पता है कि the flux associated with this coil, magnetic flux associated with this coil is called as BA cos of theta। ये याद है हमको, BA cos of theta होता था। ये थीटा अगर चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ ई की वैल्यू मेरे को पता पड़ गई तो मैं आई की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द डेरिवेशन। लेकिन पहले हमको जो पता है वहां से शुरू करेंगे। वी नो phi m associated with the coil, जो कॉइल वहां पर रखा हुआ है जिसका लेंथ कितना है L है और ब्रेड्थ कितना है B है, ठीक है। तो phi m इज इक्वल टू, हमको फार्मूला याद करना है डायरेक्टली, NBA cos of थीटा था, NBA cos of थीटा।
लिखो NBA cos ऑफ थीटा, ठीक है। अब इसके बाद हमको याद करना है ओमेगा, ऑल्सो 5m इज इक्वल टू, मैं ओमेगा टी लिख सकता हूँ, ठीक है, ओमेगा टी, वाई बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी टाइम, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ओमेगा इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ओमेगा टी। अब ये वैल्यू हम लोग कहां पर डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो 5m इज इक्वल टू NBA cos ऑफ ओमेगा टी हम बोल सकते हैं, cos ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। ऑल्सो अब याद करेंगे, ऑल्सो फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है, E इज इक्वल टू माइनस, देखो L तो आता ही है, माइनस d phi m by dt, ये बोलता है, ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस d phi m by dt। अब phi m की वैल्यू यहाँ वाली यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है, आ रहे हैं, ठीक है। E इज इक्वल टू, अब मैग्नीट्यूड फॉर्म में देखेंगे, NBA cos ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। NBA तो हमारा कांस्टेंट है, cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा, E इज इक्वल टू NBA ओमेगा sin ओमेगा टी हो जाएगा, है ना। ओमेगा कहां से आएगा, cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा और cos थीटा का कितना हो गया sin थीटा, ओके। ये चीज समझ आया, और माइनस माइनस मिलाकर तो प्लस हो जाएगा, ऐसा सोचो, ओके। अब यहाँ पर से देखो NBA ओमेगा को हम लोग अगर E नॉट मान ले तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E नॉट sin ऑफ ओमेगा टी, वेयर E नॉट को हम मान लिए हैं, वो लिख लो वैल्यू, E नॉट को क्या मान लिए हैं, NBA ओमेगा मान लिए हैं भाई, ठीक है। तो ये एक वैल्यू आ गई। अभी इसके बाद हमको निकालना क्या है, पीक वैल्यू I नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाई R, ये आएगा, ठीक है। तो E नॉट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, I नॉट इज इक्वल टू, I नॉट डायरेक्टली I इज इक्वल टू E बाई R होगा, ये समझो। I क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, इसके अंदर जो करंट मिलेगा मेरे को इंस्टेंटली एट ए पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, I की वैल्यू I, तो I इक्वल टू V बाई R होता है, वहां से I इक्वल टू मैं E बाई R भी बोल सकता हूं, ठीक है। अब E की वैल्यू मेरे पास है, उसको यहां पर पुट करो, E नॉट sin ऑफ ओमेगा t अपॉन R। अब ये E नॉट बाई R नॉट को मैं I नॉट लिखूंगा, y इक्वल टू I नॉट sin ऑफ ओमेगा t, ठीक, ये एक्सप्रेशन है जिसको आपको याद रखना है, I is equal to I naught sin of ओमेगा t, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पर मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ AC किसको बोलते हैं, मीन वैल्यू, देखो वी नो कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसका ग्राफ हमको कुछ ऐसा मिलता है ना, ये मतलब इट इज ऑलवेज चेंजिंग है। तो इसकी जो एक कांस्टेंट वैल्यू जो होती है इसके अबाउट वेरी करती है, ये इस मीन वैल्यू के अबाउट वेरी करती है। हमको या तो मैक्सिमम वैल्यू पता होगी, इसको हम आई नॉट बोलते हैं, या तो मिनिमम वैल्यू पता होगी, इसको मैं आई माइनस आई नॉट बोलता हूँ, या तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू पता होगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी करके, ये फॉर्मूला हम डिराइव किए, ये पता होगा, है ना। यहाँ पर एक मीन वैल्यू भी आता है कि जितना वेरिएशन है ये आई हर करंट के लिए अलग अलग होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो ये बढ़ेगा, इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो भी बढ़ सकता है। तो वहां पर एक वैल्यू आती है मीन वैल्यू व्हिच इज ऑफ इंपॉर्टेंस एंड इट हैज रिलेशन विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू और पीक वैल्यू आल्सो। तो ये हो गया पीक वैल्यू। तो मीन वैल्यू क्या होता है, इट इज द इंटरमीडिएट वैल्यू। हमको ये नहीं पता, ये जो है ना ये नहीं पता मेरे को, ये जो बीच में जो वैल्यू जा रही है ये हमको नहीं पता है। तो एक ऐसा करंट का वैल्यू जो कि अगर हम एक अल्टरनेटिंग करंट के लिए डिफाइन करें ताकि जो वैल्यू इस आई की आई नहीं, इसकी मीन वैल्यू ऑफ करंट की, वो वैल्यू ऐसी वैल्यू है जो कि एक डीसी को डिस्क्राइब करे। मतलब
अगर मेरे को डायरेक्ट करंट पता है, ठीक है, डायरेक्ट करंट वो किसी सर्किट में से मैं पास आउट करता हूं और वो जिस टाइप का वेरिएशन शो करता है, वो जिस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, ठीक है, वैसा ही वैल्यू इस अल्टरनेटिंग करंट में भी एक होगा, ठीक है। तो एक ऐसा वैल्यू जो एक डायरेक्ट करंट उस सर्किट में अगर जाता, वो जो वैल्यू, वो जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता, वैसा ही अल्टरनेटिंग करंट में का वो क्या बोल सकते हैं, कंपोनेंट जो सेम प्रोड्यूस कर रहा है किसकी तरह, उस डीसी की तरह, वो कहलाता है मीन वैल्यू। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे तो उससे आप और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट लिखो इसका, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर एनी हाफ साइकिल, ओवर एनी हाफ साइकिल, हाफ साइकिल मतलब देखो ये यहां से यहां मतलब कितना हो जाएगा, ये पाई बाय 2 था और ये पाई है ना, ओवर एनी हाफ साइकिल, एचएलएफ हाफ साइकिल, the mean value or average value, the mean value or average value of an AC is defined as, थोड़ा जल्दी लिखो, of an AC is defined as, AC is defined as the value of a steady current, the value of a steady current, STEADY, steady current, steady current का मतलब ही क्या होता है, DC, DC क्या होता है, स्टेडी करंट होता है। The value of a steady current which would send the same amount of charges, which would send the same amount of charges, which would send the same amount of charges through a circuit, in the time of a half cycle, in the time of a half cycle, half cycle का मतलब ये पूरा साइकिल होने के लिए अगर टाइम पीरियड मेरे को t लगता है, तो हाफ साइकिल के लिए कितना लगेगा, t/2, तो t/2 ब्रैकेट में लिख लेना, इन द टाइम ऑफ हाफ साइकिल मतलब ब्रैकेट में t/2, as is sent by, as is sent by, as is sent by the AC through the same circuit, the AC through the same circuit in same time, in same time। तो देखो मेरे समझाने का मतलब, एक स्टेडी करंट, देखो डीसी करंट जब हमारा सर्किट में फ्लो होता है तो वो क्या करता है, चार्जेस फ्लो कराता है, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग करंट भी चार्जेस फ्लो कराता है, बट अल्टरनेटिंग करंट कभी ज्यादा चार्ज फ्लो करा रहा है, कभी कम चार्ज फ्लो करा रहा है, आई की वैल्यू चेंज होती जा रही है, बट डायरेक्ट करंट नहीं चेंज करता, वो उतना ही चार्ज पर टाइम फ्लो करता है। तो अगर मैं क्या बोलते हैं, सपोज इसका टाइम पीरियड कैपिटल टी है, वो एक साइकिल में सपोज कुछ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज अंदर भेजता है, ठीक है, तो उसके आधे में कितना भेजेगा, q/t भेजेगा, तो उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज अगर एक डायरेक्ट करंट भेज रहा होगा उतने सेम टाइम में, तो उस डायरेक्ट करंट की वैल्यू इस अल्टरनेटिंग करंट की रूट क्या बोलते हैं, मीन और एवरेज वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू का हमको एक्सप्रेशन डिराइव करना है, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू को आई एवरेज करके रिपोर्ट करेंगे और उसका हम रिलेशन निकालेंगे आई नॉट से, ठीक है, आई नॉट से रिलेशन निकालेंगे। सबसे पहले याद करेंगे डेरिवेशन चालू करने के लिए वी नो करके हमको कुछ पता होता है और हम उसके आगे बढ़ते हैं, वी नो वही वाला फॉर्मूला लिखना है, I = I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये मेरे को फॉर्मूला पता है, यहां से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और क्या पता है, ऑल्सो I = Q/T होता था, Q/T, तो मैं इसको dQ/dt भी लिख सकता हूं, I = Q/T होता था, 10th क्लास का फॉर्मूला है, यहां से dQ हो जाएगा IDT, dQ IDT, इस I की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, dQ I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी dt, ओमेगा टी dt। हाँ, तो भाई स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जो उसमें से जा रहा है वो dq है, तो मेरे को टोटल टाइम में टोटल करंट में कितना चार्ज भेजेगा उसके लिए मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट, तो लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो चार्ज तो कहां से कहां इंटीग्रेट होगा भाई, जीरो से टोटल चार्ज जितना जाएगा वो q, टोटल q,
और इसको इंटीग्रेट करेंगे कितने टाइम पीरियड की बात करके डेफिनेशन में लिखे हैं, देखो कितना टाइम पीरियड, t टाइम पीरियड के लिए, t/2 के लिए। तो कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, 0 से t/2 तक इंटीग्रेट करेंगे इसको, I नॉट sin ऑफ ओमेगा t dt। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करना है, इसको ऐसे जाने तो अभी इंटीग्रल dq 0 से q, इसको टोटल चार्ज q रहेगा ना, स्मॉल q, I नॉट कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल दो, I नॉट t की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, कहां से कहां तक, 0 से t/2 तक, इसका इंटीग्रेशन करना है, sin ऑफ ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन करना है। अब भैया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा यहां पर, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सबसे पहला sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन होगा, I नॉट 0 से t/2, इसका sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos ऑफ ओमेगा t। अब फिर cos ओमेगा t का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस cos ओमेगा t बाई ओमेगा। अब इंटीग्रेशन कर चुके हैं तो ये तो हट जाएगा यहाँ से, हम सीधा लगाएंगे कहां से कहां तक, 0 से t/2 तक। ठीक है, ये चीज समझ आएगी है? ठीक, अब इसके बाद हम लोग ओमेगा को क्या लिख सकते थे भैया, फॉर्मूला पढ़े, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी फॉर ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 2 पाई मतलब 360, उसको पूरा होने के लिए टाइम पीरियड टी, तो टी इज इक्वल टू ऐसा क्वांटिटी से ये फॉर्मूला आप ऐसे यूज करके यहां लिख देना, उसमें यहां वैल्यू डालते हैं, I नॉट कहां से कहां तक, माइनस cos 2 पाई बाई टी इनटू स्मॉल t द होल अपॉन 2 पाई बाई टी, कहां से कहां तक, 0 से t/2 तक। अब लिमिट्स पुट करेंगे, पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, क्या बच रहा है देख लेते हैं, ठीक है, नहीं लिमिट्स पुट करो फिर कर लेंगे सॉल्व करेंगे। यह बचेगा I नॉट, ठीक है, इस t की जगह एक बार t/2 डालेंगे, इस t की जगह एक बार 0 डालेंगे, तो क्या बचेगा माइनस cos 2 पाई बाई टी इनटू t/2, ये आएगा द होल अपॉन 2 पाई बाई टी माइनस माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा cos 2 पाई बाई टी इनटू 0 द होल अपॉन 2 पाई बाई टी। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की है, इसमें से पाई बाई 2 से हमें कॉमन है तो यहाँ निकाल दो, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी कॉमन है, यहाँ क्या बच रहा है देखो, ये 2 कैंसिल, टी कैंसिल, क्या बच रहा है माइनस cos पाई बच रहा है, माइनस देखो क्या बच रहा है, ये तो कॉमन आ गया, इसमें 0 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बच गया cos ऑफ 0, ये आ गया माइनस cos पाई माइनस cos 0, कितना बच रहा है, cos 0 की वैल्यू 1 है ना, और cos पाई की वैल्यू v1, ठीक है, एक मिनट, okay, now for a bit change, pay attention, what you have to do when we integrate, there is minus cos omega t by omega, that minus we have to take it out, माइनस बाहर निकाल लेंगे, तो अब मेरा वैल्यू क्या हो गया cos omega t by omega, इसकी जगह पर ओमेगा की जगह पर 2 पाई बाई t डालेंगे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो इन प्लेस ऑफ t t/2 एंड इन प्लेस ऑफ नेक्स्ट माइनस लोअर लिमिट मींस इन प्लेस ऑफ t 0, so that comes out to be cos pi minus cos 0, the value of cos pi is -1 and the value of cos 0 is 1, so that becomes -1 plus -1 कितना हो जाएगा -2, अब आगे बढ़ते हैं, so your value comes to be minus I naught by 2 pi minus 2 pi t आ रहा है, 2 pi by t, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना I naught by pi t, I naught by pi t बच रहा है, ये किसकी वैल्यू आई भाई, टोटल इंटीग्रेशन करेंगे इसको, ये कितना हो जाएगा q 0 से q तक, तो यहाँ पर क्या बचेगा सीधा सीधा q बचेगा, तो q की वैल्यू कितनी आ रही है I naught by pi t आ रही है, q की वैल्यू I naught by सॉरी नॉट पाई टी, पाई बाई टी है, ये बाई में है तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो I naught t बाई पाई आएगा, ये 1 में ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, तो I naught
T by पाई इतना आ रहा है। अब इसके बाद हमको एक फॉर्मूला पता है, दैट इज I एवरेज इज इक्वल टू Q बाई, देखो करंट क्या होता है, करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। हमको कितने देर में चार्ज कितना पास आउट हो रहा है पता करना है, हमको T/2 टाइम में पता करना है। T/2 टाइम में जितना चार्ज जाएगा वही चार्ज गया, और वो करंट कितना कहलाएगा, उतने टाइम में उतना चार्ज गया हुआ है करंट क्या कहलाएगा, I एवरेज कहलाएगा। ये हमारे डेफिनेशन में लिखा हुआ। तो Q अपॉन मैं टाइम पीरियड कितना लूंगा यहाँ पर, T/2 लूंगा क्योंकि मेरे डेफिनेशन में अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन। अब Q की वैल्यू मेरे यहाँ पर है कितनी है, I0 T बाई पाई इनटू T/2। ये है T कैंसिल हो जाएगा, बचेगा I0 बाई 2 पाई, सॉरी 2I0 बाई पाई, 2I0 बाई पाई। ये I एवरेज की वैल्यू है, जहां पर 2 और पाई क्या है, कांस्टेंट है। जब हम 2 बाई पाई की वैल्यू निकालते हैं तो वो आती है I एवरेज इज इक्वल टू I0 के टर्म्स में है तो 2 बाई पाई टाइम्स I0 लिख सकता हूं मैं, और 2 बाई पाई की वैल्यू होती है 0.637 ऑफ I0। ये I एवरेज है, ये फॉर्मूला याद रखना है। कभी भी क्वेश्चन में 1 नंबर 2 नंबर में पूछता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट, तो 0.637 से I0 को मल्टीप्लाई कर दोगे, एवरेज करंट की वैल्यू आ जाएगी। So now let us start with root mean square value of an AC। root mean and square, तो बोलने का मतलब यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि रूट भी है और स्क्वायर भी है, तो व्हाई डज इट क्रिएट अ डिफरेंस। तो यहाँ पर प्रोसीजर क्या है, हम इसका उल्टा करते हैं। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द, मतलब हम बहुत सारी वैल्यूज का पहले स्क्वायर करते हैं, उन सभी वैल्यूज का क्या करते हैं, मीन निकालते हैं, और फिर उन सभी मीन वैल्यूज का क्या करते हैं, एडिशन करके रूट निकालते हैं। ठीक है, तो दैट वैल्यू इज आल्सो नोन एज आरएमएस वैल्यू, और उस आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू के बीच में मतलब I0 का रिलेशन इसके साथ IRMS से कितना है, कितना होता है, ये हम निकालेंगे, जैसे एवरेज वैल्यू का निकालेंगे वैसे। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन अगर लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि RMS वैल्यू क्या होती है। ठीक है, जैसे एवरेज वैल्यू को हम देखे थे, द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट वाज दैट करंट व्हिच वुड सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब सर्किट के अंदर उतना ही चार्ज भेजेगा हाफ टाइम में, T/2 टाइम में, जितना एक डायरेक्ट करंट भेजता। ठीक है, तो मतलब क्या था, I एवरेज जो चार्ज भेज रहा था वही I क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट भी भेजता, कितने टाइम में, T/2 टाइम। ठीक है, तो ये कंपैरिजन था। बट जब हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की बात करते हैं तब मेरे को हीट कंसेप्ट आता है दिमाग में। करंट कभी भी किसी सर्किट में से फ्लो करता है तो हीट भी प्रोड्यूस करता है, ये हमको पता है। 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़े थे, H = I²RT करके। ठीक है, H हीट प्रोड्यूस = I²RT, जहां पर I था करंट का वैल्यू, R का रेजिस्टेंस का वैल्यू, और T था टाइम जितने देर के लिए करंट उसमें से फ्लो हो रहा था, तो जितना हीट उसमें प्रोड्यूस हुआ वो H देता था। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट अगर हम IRMS का लिखते हैं तो आपको समझ आएगा कि IRMS होता क्या है। ठीक है, राइट डाउन the IRMS value of an AC, the IRMS value of an AC is defined as that value of steady current, is defined as that value of steady current। यहाँ पर फिर से steady current का मतलब क्या है, DC, is defined as that value of steady current which would generate the same amount of heat in the conductor, ब्रैकेट में resistors, which would generate the same amount of current in the conductor, in bracket resistor, in a given time as is done by an AC when passed through the same resistance,
when passed through the same resistance for the same time। सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करो। अगर एक अल्टरनेटिंग करंट को मैं किसी कंडक्टर में से कुछ टाइम के लिए भेजता हूं, ठीक है, तो वो उसको हीट अप करेगा। तो ऐसा डीसी का वैल्यू, डीसी करंट कितने वैल्यू का उतने ही टाइम में उस कंडक्टर को उतना ही हीट प्रोड्यूस कर पाएगा, वो डीसी का वैल्यू इसका आईआरएमएस वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, डीसी जितना हीट प्रोड्यूस कर पाएगा उतने ही टाइम में उसका करंट का वैल्यू इस करंट का आरएमएस वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, तो हीट वाला कांसेप्ट मेरे दिमाग में आना चाहिए। जब हम एवरेज पढ़ रहे थे तो हमारे को चार्ज वाला कांसेप्ट आया था, dq/dt वाला। अब यहाँ पर कहां से शुरू करते हैं देखते हैं। सबसे पहले याद करेंगे, मेरे पास I = I0 sin ऑफ ओमेगा t था। I0 को मैं E0/R भी लिखता था sin ऑफ ओमेगा t। एक फॉर्मूला याद करके लिख लेते। V नो I0 को E0 V/R से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑल्सो अब मेरे को यहाँ पर कौन सा कांसेप्ट याद करना है, H वाला। उसको मैं बोलूंगा अगर छोटे से टाइम के लिए dt के लिए जाता है तो dh स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट डेवलप्ड इन द सर्किट, dh I2R dt हो जाएगा, I2R dt हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज टोटल टाइम जितने के लिए वो फ्लो कर रहा है वो अगर 0 से t तक के लिए है तो टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर कितना हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से t I2R dt हो जाएगा। ठीक है, I2R dt इंटीग्रल 0 to t। अब यहाँ पर I की वैल्यू डाल देते हैं जो हमको पता है, I0 sin ओमेगा t करके। ठीक है, put the value of I, this value of I over here, h is equals to कितना हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से t। I की वैल्यू कितनी है, I0 sin ऑफ, ध्यान दो कंटिन्यूएशन में क्या किया हम लोगों ने, I की जगह I0 sin ओमेगा t डाला, स्क्वायर करके इसको कर देंगे तो क्या हो गया देखो, h is equals to इंटीग्रल, ये साथ में चलता रहेगा 0 से t। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, I0 का स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t। ठीक है, ओमेगा t r dt। ओके, ये I कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, h is equals to I0 का स्क्वायर इंटीग्रल 0 से t, ये कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर ओमेगा t r dt। अच्छा, r भी तो कांस्टेंट है, बाहर ही आ जाएगा, यहां से हटा दो इसको। ठीक है, r I0 का स्क्वायर dt। अब sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है, cos 2 थीटा बाई 2। तो थीटा यहाँ पर ओमेगा t है, वैल्यू पुट करते हैं, h इक्वल्स टू r I0 का स्क्वायर इंटीग्रल 0 से t, क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2 ओमेगा t बाई 2 इनटू dt। ठीक है, अब 1/2 इसमें से कॉमन आ जाएगा तो h इक्वल्स टू r I0 का स्क्वायर बाई 2 बाहर, इंटीग्रल 0 से t, बचेगा कितना यहाँ पर, cos 2 ओमेगा t बाई 2 का इंटीग्रेशन अब हम करेंगे, ये सीरीज करके डाल देंगे। हाँ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 ओमेगा t बाई 2, थीटा मेरा ओमेगा t है। अब इसको 1/2 माइनस ये, तो हम इसका इंटीग्रेशन अलग-अलग होगा, तो cos स्क्वायर है ना, है cos स्क्वायर है ना, इसका मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर है ना, नहीं, cos 2 थीटा है, cos 2 है, 2 थीटा है, ये 2 है। ठीक है, ये 2 थीटा है, ये स्क्वायर है। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखो 1/2 इसको अलग लिख सकते हैं। अब इसमें से मैं कॉमन निकाल दूंगा r I0 का स्क्वायर बाई, दोनों में 1/2 कॉमन है तो 1/2 कॉमन आ गया, बचेगा इंटीग्रल 0 से t 1 माइनस cos 2 ओमेगा t dt, इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करेंगे, r I0 का स्क्वायर बाई 2 तो साथ में चल रहा है भाई, है ना,
इंटीग्रेशन कैसे लिखेगा, इंटीग्रल 0 से t 1 dt माइनस इंटीग्रल 0 से t cos 2 ओमेगा t dt। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। r i नॉट का स्क्वायर बाय 2 1 dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन सीधा सीधा t, तो ये हो जाएगा t 0 से t माइनस कितना cos 2 ओमेगा t का डिफरेंशिएशन, cos का क्या हो जाएगा sin 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा, फिर 2 ओमेगा t का डिफरेंशिएशन भी इंटीग्रेशन होगा तो 1/2 ओमेगा आ जाएगा, ये भी 0 से t तक होगा। ठीक है, अब इसमें से क्या क्या कैंसिल आउट होगा, क्या क्या बचेगा ये डाल देते हैं। इसके बाद एक और चीज हमको याद करना है, लिमिट पुट करने के बाद r i नॉट का स्क्वायर बाय 2 ये कितना हो जाएगा, ये सीधा सीधा t बच जाएगा ना, ये सीधा सीधा t बच गया माइनस यहाँ पर t पुट करो कितना बचेगा sin ऑफ 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा माइनस sin 0 बाय 0 तो sin ऑफ 0 ये बचेगा sin 0। ठीक है, अब देखो ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी था, तो ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 पाई लिख सकता हूँ, ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूँ 2 पाई डाल देते हैं, r i नॉट का स्क्वायर बाय 2 तो t माइनस क्या बचेगा sin ओमेगा टी की जगह क्या डाल दिया 2 पाई, तो कितना आ जाएगा 4 पाई बाई 2 ओमेगा ऐसा, तो 2 पाई बाई ओमेगा बचेगा भाई r i नॉट का स्क्वायर बाय 2 t माइनस 2 पाई sin ऑफ 2 पाई बाई ओमेगा, sin 2 पाई बाई ओमेगा बच रहा है। sin 0 हाँ, यहाँ पर एक और चीज हमको ध्यान देना है कि हमने जब इसको पुट किया वैल्यू ओमेगा टी की जगह 2 पाई डाला तो कितना आ गया 4 पाई, sin 4 पाई मींस पूरा sin 360 डिग्री, sin 0 की वैल्यू 0 है तो वापस पूरा से घूम के आने के बाद 4 पाई होगा 360 डिग्री, वो भी फिर 0 आएगा, तो sin 4 पाई सिंस यहाँ पर सिंस करके sin 4 पाई इज इक्वल टू 0, तो ये वाला स्टेप ना करके यहाँ पर मेरे को सीधा वैल्यू मिलेगा कितना sin 4 पाई की वैल्यू क्या होगी 0, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो t माइनस 0 बार बचेगा मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर मेरा ब्रैकेट खत्म हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, h की वैल्यू आ रही थी ना वहां से, तो क्या बच रहा है देखो i नॉट का स्क्वायर rt बाई 2 बच रहा है, ये h की वैल्यू है 2 ओमेगा कहां गया सर? पता नहीं। हाँ, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के लिए देखो हमने बताया था कि sin 4 पाई इज इक्वल टू 0 होता है, तो sin 4 पाई की वैल्यू कैसे 0 आती है, पाई इज इक्वल टू 180, तो 4 पाई मींस 720, sin 720 की वैल्यू अगेन कितनी आती है 0 आती है, तो बेसिकली हमको ये लेना है कि 4 पाई बाय 2 ओमेगा को हमको क्या करना है 0 कर देना है, तो वो आएगा 0। ठीक है, तो अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट वैल्यू वी गॉट, ये हमको मिली i नॉट का स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो अगर अब ये जो इक्वेशन आया है इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मानता हूं, अब मैं हमारा पहला वाला फॉर्मूला याद करता हूं h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यही फॉर्मूला था, जहां पर i को मैं अब अगर एवरेज बोल देता हूं, ये एवरेज वैल्यू है, ठीक है, या आरएमएस वैल्यू जो भी i आरएमएस बोल देता हूं, है ना, तो इसको 2 बोल दो और यहाँ पर सिंस डाल दो और कंपेयरिंग कर दो, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो IRMS की जगह कौन ले रहा है, IRMS की जगह ले रहा है I नॉट बाई रूट 2, यही ले सकते हैं, बोल सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे I स्क्वायर RMS इज इक्वल टू IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है I नॉट का स्क्वायर बाई 2, तो IRMS इज इक्वल टू I नॉट बाई रूट 2, ये मेरा फॉर्मूला है।
आई नॉट और IRMS के बीच का। IRMS से मेरे को IRMS निकालना है तो क्या कर दूंगा, आई नॉट बाई रूट 2 कर दूंगा, मतलब आई नॉट डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई 1/2 कर दूंगा, ठीक है। और जब हम सॉल्व करते हैं 1/√2 की वैल्यू तो IRMS इज इक्वल टू 0.707 आई नॉट, ठीक है, 0.707 आई नॉट। दिस इज योर वैल्यू फॉर IRMS, that is 0.707 of I naught, 1/√2 of I naught,